गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना का खतरा। म्यांमार और बैंकॉक के 8 नागरिक पॉजिटिव मिले। इनमें 4 गया और 4 दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे। जी हां दोस्तों, भारत में आए 8 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के गया एयरपोर्ट पर बैंकॉक के 3 और म्यांमार के 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया था। गया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए 4 विदेशी नागरिक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे धार्मिक स्थल पर कोविड मामलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने कहा कि विदेशियों को फिलहाल बोध गया के एक होटल में आइसोलेट किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी हत्या। पोस्टमार्टम करने वाले शख्स ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 साल बाद उनका पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति ने अब दावा किया है कि बॉलीवुड एक्टर की मौत आत्महत्या से नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले रूप कुमार शाह ने भी यही दावा किया था और कहा था कि अभिनेता के शरीर और गर्दन पर कई निशान थे। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनकी संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। मेरे डेडगी, मारुति और जलेबी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी रिया को सुशांत की मृत्यु से जुड़े मादक पदार्थ तस्करी मामले में 28 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। दोस्तों, timesnow.com के मुताबिक शाह ने TV9 को बताया कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तो उस दौरान हमें पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल में 5 शव मिले थे। उन 5 शवों में से एक VIP शव था। जब हम पोस्टमार्टम करने गए तो पता चला कि वह VIP शव सुशांत का था और उसके शरीर पर कई निशान थे। उनकी गर्दन पर भी 2 से 3 निशान थे। पोस्टमार्टम को रिकॉर्ड करने की जरूरत थी, लेकिन उच्च अधिकारियों को केवल शरीर की तस्वीरें लेने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं के आदेशों का पालन किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जिशान बोला, श्रद्धा के मर्डर के बाद हमारा रिश्ता टूटा। तुनिशा की मां ने कहा उसने मेरी बेटी को यूज किया। लव जिहाद एंगल की भी जांच। जी हां दोस्तों, तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में जिशान खान ने उम्र और धर्म की वजह से तुनिशा के साथ ब्रेकअप की बात मानी। उसने बताया कि तुनिशा भी अलग होना चाहती थी। आरोपी ने बताया कि श्रद्धा मर्डर केस भी उनका रिश्ता टूटने की वजह थी। जिशान का कहना है कि उस समय देश में चल रहे माहौल से वह परेशान था। जिशान ने बताया कि तुनिशा ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय मैंने उसे बचाया था। तुनिशा की मां को उसका खास ध्यान रखने के लिए कहा था। उधर वाल्वी पुलिस ने बताया कि हम लव जिहाद एंगल से भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चाकू तेज रखो, पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। भोपाल सांसद प्रज्ञा बोली, लव जिहादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। जी हां दोस्तों, भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू समुदाय से अपने घरों में हथियार रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। यह विवादित बयान उन्होंने रविवार को कर्नाटक में दिया। बीजेपी सांसद कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित हिंदू जागरण वेदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई। इसका एक वीडियो सामने आया है। भोपाल सांसद ने कहा कि अपने घरों में हथियार रखो, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो। पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। अगर कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है और हम पर हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हाईकोर्ट से तेलंगाना सरकार को झटका। BRS विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच CBI को सौंपी। SIT पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS के विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को CBI को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल को भी रद्द कर दिया है। राज्य सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी नेता और एडवोकेट रामचंद्र राव ने कहा कि हाईकोर्ट ने BRS विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को CBI को ट्रांसफर कर दिया है और हाईकोर्ट ने SIT को भी रद्द कर दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। 30 अक्टूबर को तेलंगाना पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोप में 3 अभियुक्तों रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और शिहाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव BL संतोष समेत 7 को आरोपी बनाया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएई ने फिर की पाकिस्तान की फजीहत, पहले 12 और अब 22 और अब 24 शहरों पर लगाया वीजा बैन। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पाकिस्तान के 2 और शहरों से देश में आने वाले नागरिकों पर अपने वीजा प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। अब यूएई द्वारा पाकिस्तान के प्रतिबंधित शहरों की कुल संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 24 न्यूज HD टीवी चैनल ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान एम्प्लॉयज प्रमोटर्स के एक एक्सपर्ट अदनान प्राचा ने शनिवार को कहा कि यूएई के आव्रजन अधिकारियों ने विजिट वीजा मांगने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अदनान प्राचा के विचार में इस समस्या का मुख्य कारण एजेंट माफिया है। सबसे पहले यूएई के आव्रजन अधिकारियों ने पाकिस्तान के 12 शहरों को वीजा प्रतिबंध वाले शहरों की सूची में डाला था, फिर यह संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई और अब 2 और शहरों को जोड़ने के साथ संयुक्त अरब अमीरात के आव्रजन अधिकारी इन 24 शहरों से संबंधित पाकिस्तानियों को यात्रा वीजा देने से मना कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के लोगों को मदर डेयरी ने फिर से महंगाई का झटका दिया है। मदर डेयरी ने मंगलवार से दिल्ली एनसीआर के बाजार में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया और दूध की वृद्धि को लेकर लागत में बढ़ोतरी का हवाला दिया। उधर दोस्तों, मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन 30 लाख लीटर से अधिक की मात्रा के साथ दूध की आपूर्ति करती है और इस साल मदर डेयरी द्वारा दूध की कीमतों में 5वीं बार बढ़ोतरी की गई है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 66 रुपए प्रति लीटर कर दी है, जबकि टोंड दूध की कीमत 51 रुपए प्रति लीटर से संशोधित कर 53 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं दोस्तों, डबल टोंड दूध की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 47 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ली नेपाल के पीएम पद की शपथ, तीसरी बार संभाली कमान। जी हां दोस्तों, पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सोमवार शाम 4 बजे उनको पीएम पद की शपथ दिलाई। दोस्तों, रविवार को CPN माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष प्रचंड ने सदन के 169 सदस्यों का समर्थन पत्र राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को सौंपा था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उनको नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बावजूद प्रचंड को नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 के मुताबिक 30 दिन के भीतर निचले सदन में विश्वास मत साबित करना होगा। संवैधानिक वकील मोहन आचार्य के मुताबिक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री को यह साबित करना होगा कि उनको सदन में विश्वास मत हासिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जारी की गई गाइडलाइन, मास्क के लिए भी बताया कहां कहां है जरूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। चीन में बिगड़े हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद कर्नाटक सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच नए साल के जश्न को लेकर कर्नाटक सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कर्नाटक सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत रात 1 बजे तक ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब राज्य में कई जगहों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतनी होगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा कि मूवी थिएटर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल का जश्न मनाने के लिए मास्क अनिवार्य होगा। नए साल का जश्न रात 1 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। उन्होंने लोगों से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में निवेशकों की वेल्थ 5.79 लाख करोड़ बढ़ी। सेंसेक्स 721 अंक बढ़कर 60,566 पर बंद। अडानी ट्रांसमिशन 9% चढ़ा। SBI के शेयरों में 4% की तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली है। लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार में यह तेजी आई। सेंसेक्स 721 अंक बढ़कर 60,566 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक की बढ़त के साथ 18,014 के स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी रही, वहीं सिर्फ 6 शेयरों में गिरावट रही। SBI, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक समेत निफ्टी के 40 शेयरों में तेजी रही। वहीं सिप्ला, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल समेत निफ्टी के 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पेट में संक्रमण की शिकायत के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली एम्स में भर्ती। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली के एम्स अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती कराया गया है। 63 साल की निर्मला सीतारमण को दोपहर करीब 1 बजे भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। एम्स के डॉक्टर जल्द ही उनके स्वास्थ्य पर बयान जारी करेंगे। उन्हें पेट में संक्रमण की शिकायत है। एम्स के सूत्रों के अनुसार कुछ जरूरी टेस्ट भी किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में बर्फीले तूफान से तबाही, 48 राज्य चपेट में, कार रेस्टोरेंट में लोग कई घंटों से फंसे हुए हैं, 38 की मौत, 8 फीट बर्फ गिरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। देश के 50 में से 48 राज्यों के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक तूफान से जुड़ी घटनाओं में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और टेनेसी में है। 4 दिन से जारी भारी बर्फबारी से कई शहरों के हालात बदतर हो गए हैं। लोग घरों, कारों और रेस्टोरेंट में कई घंटों से फंसे हुए हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। 4 दिन में अमेरिका में 12,000 फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है। इस तूफान का असर अमेरिका के अलावा कनाडा में भी है, जहां भारी बर्फबारी के कारण बस फिसलकर पलट गई। इस हादसे में अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले पोस्टर दहन फिर 13वीं, कैसे शाहरुख के पीछे पड़े अयोध्या के गुरु परमहंस आचार्य। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने से देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इसकी वजह से शाहरुख खान भी कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों, बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि सुपरस्टार की मौत का फरमान तक जारी कर दिया गया। अयोध्या के गुरु परमहंस आचार्य ने पहले शाहरुख खान का पुतला फूंका और अब इसके 13वें दिन बाकायदा मंत्रोच्चारण के बीच घड़ा फोड़कर उनके 13वीं संस्कार भी किया गया। गुरु परमहंस आचार्य ने इस बारे में कहा कि शाहरुख खान की जो फिल्म पठान आ रही है उसमें भगवा रंग में जो बेशर्म रंग का गाना जोड़ा है उसको लेकर के हम लोगों को बेहद आपत्ति है। हम लोग दूसरे की आस्था का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे सनातनियों की आस्था का लगातार अपमान हो रहा है। अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 13 दिन पहले शाहरुख खान का हमने जो पुतला दहन किया था, आज 13 दिन होने के बाद आज हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान की 13वीं की है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने फिर खोला केस। रेल मंत्री रहते प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप, तेजस्वी राबड़ी समेत 2 बेटियों के नाम भी। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। सीबीआई ने सालों से पेंडिंग पड़े उनके एक केस को रीओपन कर दिया है। यह मामला भी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल है। दैनिक भास्कर ने मामले की पुष्टि के लिए लालू के करीबी और केस का ब्यौरा रखने वाले भोला यादव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उसी दौरान रेलवे के प्रोजेक्ट्स के अलॉटमेंट में इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2018 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच के बाद इस मामले को बंद कर दिया गया था। इसके बाद अब इसे एक बार फिर से ओपन कर दिया गया है। इस मामले में आरोप है कि मुंबई के बांद्रा में रेल की जमीन को लीज पर देने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सुधार के काम को लेने के लिए लालू प्रसाद यादव ने घूस ली थी। लालू प्रसाद यादव को रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ग्रुप की तरफ से दिल्ली में एक प्रॉपर्टी घूस के तौर पर इसके लिए दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीसीबी चीफ की कुर्सी जाने के बाद रमीज राजा की बगावत, बोले दुनिया के सामने उठाऊंगा मुद्दा।
जी हां दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा को कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। राजा की जगह पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पत्रकार नजम सेठी को नया अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया था। अब रमीज राजा ने पीसीबी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजा ने कहा है कि वह इस पूरे मसले को इंटरनेशनल फोरम पर उठाएंगे। रमीज राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि आप नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा रहे हैं। मैं इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाऊंगा। यह पूरी तरह राजनीतिक दखल है। आप किसी को कार्यकाल के बीच में ही साइड होने को कहते हैं। इस तरह पिछले दरवाजे से लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? इससे बाबर आजम और पूरी टीम पर प्रेशर आ गया है, क्योंकि उन्हें एक नए लोगों के साथ काम करना होगा। रमीज राजा ने कहा कि आप इंग्लैंड से सीरीज हारे हैं, मिड सीजन आप प्रबंधन को बदल रहे हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि किसी को एडजस्ट करने के लिए आप संविधान को बदल दें। मैंने दुनिया में ऐसा कहीं होते हुए नहीं देखा है। मैंने काफी कमेंट्री की है। मैं एमसीसी का मेंबर हूं। अब मैं ऑक्सफोर्ड में भी लेक्चर देने जा रहा हूं, जहां मैं यह मुद्दा जरूर उठाऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हुआ महंगा, चांदी की भी बड़ी चमक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना महंगा होकर 54,721 रुपए का हो गया है। 1 किलो चांदी की दर में भी तेजी आई है और अब यह 69,050 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 121 रुपए बढ़कर 54,721 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस दौरान चांदी 100 रुपए की तेजी के साथ 69,050 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड सुनामी से जूझ रहा है चाइना, जनवरी में चरम पर पहुंच सकते हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस और उससे होने वाले रोग कोविड समूचे चीन में बेतरह फैलता जा रहा है और संक्रमण के नए मामले हर शहर और प्रांत में लाखों की तादाद में रोजाना सामने आ रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। और इन्हीं से यह संकेत भी साफ है कि कोविड का फैलाव जनवरी में अपने चरम पर होगा। दोस्तों, ब्लूमबर्ग में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार चीन के शीर्ष स्वास्थ्य नियामक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने रविवार को कहा कि वे रोजाना कोविड सर्विलेंस डेटा प्रकाशित करना बंद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन द्वारा जीरो कोविड पॉलिसी से पीछे हटने के बाद हुए रोग के विस्फोटक फैलाव को कोविड सर्विलेंस डेटा कम दिखा रहा है। 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कोरोना के फैलाव के वास्तविक आंकड़े ज्ञात नहीं है और इसी वजह से यह जानना भी मुश्किल है कि इससे अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। बीजिंग को पूरी तरह चपेट में लेकर चौतरफा संक्रमण और अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीजों के आ जाने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट अब समूचे देश में फैल रहा है, जिससे दक्षिण के पूर्व शहरों में फैलाव काफी बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका पीक जनवरी माह में होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घरेलू बाजार में बड़े दाम, बैन के बावजूद अप्रैल अक्टूबर के बीच 12,400 करोड़ रुपए का किया गया गेहूं निर्यात। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर मई महीने में रोक लगा दी थी। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार के इस कदम के बाद गेहूं की निर्यात में नरमी नहीं आई है, पर बैन के बावजूद भारत ने 1.5 अरब डॉलर यानी कि 12,400 करोड़ रुपए के गेहूं का निर्यात किया। हाल ही में सरकार ने संसद को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच भारत ने 46.56 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है, जिसका वैल्यू 1.5 अरब डॉलर है। सरकार ने बताया कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कई देशों के खाद्य सुरक्षा को देखते हुए उनके अनुरोध के बाद सरकार ने ये गेहूं एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 31 की उम्र में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव का इमोशनल इंटरव्यू, देरी से मौका मिलने और टेस्ट खेलने को लेकर कही दिल की बात। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने इस साल T20 इंटरनेशनल में जो करिश्मा किया वह दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया। उन्होंने 2022 में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गदर मचाते हुए सबसे ज्यादा 1164 रन बना लिए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक भी जड़े। सूर्य कुमार यादव इस वर्ष को सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में समाप्त करेंगे। दोस्तों, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है। इतने कम समय में वह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में सफल रहे। क्रिकेट के सीमित प्रारूप में धमाल मचाने के बाद सूर्य कुमार यादव अब टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। इसका खुलासा उन्होंने इंटरव्यू में किया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि जब टीम इंडिया में उनका चयन नहीं होता था तो वह कैसा फील करते थे। दरअसल दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने 31 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। यह सच है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देर से मौका मिला।
इससे पहले वह घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक में धूम मचा चुके थे। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में सेलेक्ट नहीं होता था तो मैं यह नहीं कहूंगा कि खींच जाता था, मैं यह सोचता था कि अगले स्तर पर जाने के लिए मुझे अलग से क्या करना होगा, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। इसके अलावा आपको अपने खेल पर आनंद भी लेना होता है, इसलिए आप क्रिकेट खेलते हैं। मैं जानता था कि अगर मैं अपने रिजल्ट पर ध्यान न दूं और खेल पर फोकस करूं तो एक न एक दिन मैं राष्ट्रीय टीम में जगह जरूर बना लूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मुझे टेस्ट में मौका दिया जाता है तो मैं टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कब बनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि किस साल में बिटकॉइन को बनाया गया था तो अपना जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।